हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ, है कि नहीं। बताइए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। पहले बताएं, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे, है कि नहीं। आप लोग कुछ बताते ही नहीं, ना तो कमेंट करके बताते हैं हमको वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है ना। तो हमें भी तो कुछ पता चलना चाहिए यार कि हमारे स्टूडेंटों को कैसा वीडियो लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बस देख लेते हैं शांत शांत से, और बस वही बातें हैं। ना तो लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाता है। हालांकि देख लेते हैं बस, बात बाकी और कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं है कुछ भी। ना तो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया या वो चीज़ समझ में नहीं आई, है ना। तो कमेंट करके आप बताया करेंगे कैसा लग रहा वीडियो हमको, है ना। तो हमें भी पता चले कि यार नहीं, हम बना रहे हैं तो उससे कुछ स्टूडेंट का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं भला हो रहा तो हम बंद करें जहाँ की तहाँ, है कि नहीं। अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं हम, आप लोगों का भी। तो आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आपको कमेंट करके बताना, अगर अच्छा भी नहीं लगता तब भी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। बस यही मेरी आप लोगों से क्या है गुजारिश है कि आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो हमने बताया था कि 3 कंडीशनों में लगती है। और कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति लगाता है। कब कब लगा सकता है, कितने समय तक लगा सकता है, इनके बारे में हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। हालांकि काफ़ी चर्चाएं हम लोग कल कर चुके थे इसके बारे में। तो चलिए दोस्त, आज भी हम लोग उसी को, नेशनल इमरजेंसी को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अभी हालांकि पूरा ख़त्म नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग उसको ख़त्म करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त, देखिए सबसे पहले हमें पॉइंट जो मिलता है वो क्या मिलता है। हमने बहुत सारी चीज़ें आपके राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पढ़ लिया था। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। क्या होता है इसके बारे में देखिए आप। यार मेरा मानना ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल कहीं तक हद तक ठीक ही होता है। जब कोई कंडीशन बन जाती तो उचित होता है लगाना। देखिए ज़रा, हमने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की जैसे ही देश में घोषणा होती है तो आर्टिकल 358 और 359 सक्रिय हो जाते हैं। 358 तो तुरंत ही सक्रिय हो जाता है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन 359 जो होता है, 359 जो होता है, वो राष्ट्रपति जब नोटिफिकेशन जारी करता है तब वो जारी होती है कि नहीं। इन बातों को समझिए आप। और अगर हम आगे की ओर बात करते हैं, ठीक। अब आगे की ओर क्या बात करनी है हमें, हम बात ये करते हैं कि जो आपका आर्टिकल 1 मिलता है हमें 353, ये आर्टिकल क्या कहता है आपसे, मतलब और कुछ प्रभाव पड़ने वाले होते हैं। ये हमने नागरिकों के ऊपर प्रभाव पड़ा था 358 और 359 के बारे में। लेकिन 353 जो होता है वो आर्टिकल आपकी विधायिका पर भी कुछ प्रभाव डालता है। क्या प्रभाव डालता है देखिए, ये प्रभाव डालता है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल तो केंद्र सरकार राज्य के या राज्य सूची, ऐसा लिखना है, राज्य सूची के विषय पर नियम व कानून बना सकती है। नियम व कानून बना सकती है। क्या है, बना सकती है, ठीक। नियम व कानून बना सकती है, इतना आपको याद रखना है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी क्या होता है, आपका क्या करना है आपको, कि जब आप आर्टिकल 353 की ओर जाते हैं तो जब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगा है तो उस समय जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना सकती है। और यह कानून कब तक लागू रहेगा, याद रखें। और यह कानून राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के या समाप्त होने के 6 माह बाद निष्क्रिय हो जाएगा। क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा।
हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये समाप्त हो जाएगा। कब हो जाएगा? 6 माह बाद। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हुआ, जो भी केंद्र सरकार ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया था, वो कानून जो है वो 6 माह बाद क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अप्रभावी हो जाता है, वो प्रभाव में नहीं रहता है। ठीक, याद रखना आपको। देखिए, हमने अपने संविधान में 3 प्रकार की सूचियों को पढ़ा था, है कि नहीं? आपने अनुसूची नंबर 7 पढ़ा था, और 7 में हमने बताया था 3 प्रकार की सूचियों को पढ़ा था। जैसे एक संघ सूची मिली थी, राज्य सूची मिली थी, और समवर्ती सूची मिली थी। ये 3 प्रकार की सूचियों को हमने अपने संविधान में पढ़ा था। कहने का मतलब है कि संघ सूची वो सूची होती है जिस पर केंद्र सरकार अपने नियम व कानून बनाती है। ठीक, ये पहला। दूसरा क्या होता है? जिस पर राज्य सरकार अपने नियम व कानून बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? राज्य सूची कहते हैं। और जिस ऐसी सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के अपने नियम व कानून बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम समवर्ती सूची कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार भी नियम कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी नियम व कानून बना सकता है, लेकिन जब अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाती है। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार अगर कोई भी कानून बनाना चाहती है और राज्य सरकार नहीं चाहती कि ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो केंद्र सरकार के नियम को मान्यता दी जाएगी। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार का नियम प्रभावी होगा, राज्य सरकार का नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इन बातों को भी आपको याद रखना है। मतलब संघ सूची, आप देखिए, राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार नियम कानून बना सकती है कि नहीं? लेकिन अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। समझ में आई बात? वैसे नहीं बना सकती है। अगर राष्ट्रपति शासन भी लगाए तब भी बना सकती है केंद्र सरकार कानून। लेकिन अगर साधारण चाहे कि हम राज्य सूची के विषय पर कोई भी कानून बना दे केंद्र सरकार, तो नहीं बना सकती दोस्त। तो इन बातों को आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें, फिर हम और बताने वाले हैं कि आपको 354 जो होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ना? तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ज़रा हम पानी पी लें, जब तक नोट करें। चलिए, हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है कि नहीं। तो देखिए दोस्त, कितनी बार लगा है ना? या आर्टिकल 354 और देख लें। 354 इसमें क्या है? 354 में आर्टिकल में है क्या, इसके बारे में समझिए आप। आर्टिकल 354 क्या कहता है, इसको समझिए। आर्टिकल 354 ये कहता है भाई कि जो आपकी केंद्र सरकार होती है व राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वित्तीय प्रभाव पर, वित्त पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो टैक्स वगैरह होते हैं, इन टैक्सों के बारे में इनका बंटवारा हो जाता है कि मतलब 55% का आपका केंद्र का हो गया या 45% किसका राज्य का हो गया। तो इस प्रकार के जो बंटवारे भी होते हैं उनमें बंटवारा हो जाता है कि अगर ये टैक्स पूरा है तो उसमें बंटवारा वहाँ कर दिया जाता है कि केंद्र सरकार अपने पास रखेगी और राज्य सरकार अपने पास भी रख सकती है। इस प्रकार के वित्तीय प्रभावों पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या। अगला पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा हमारे भारत देश में, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखें, राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में कितनी बार लगा है? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हमारे देश में की गई। कितनी बार? 3 बार। समझिए कब कब की गई। तो पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो भारत और चीन के बीच में जो युद्ध होता है वो समय की जाती है। अब बात ये समझिए कब हुआ था युद्ध? तो 1962 में ये युद्ध होता है। समझ में बात? इस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। लेकिन इतना ही नहीं, आपको राष्ट्रपति भी याद होना चाहिए। समझिए जरा, राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन क्या थे? ये राष्ट्रपति थे यहाँ पर। कहाँ पर? जब 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई
तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति जी सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपस्थित थे। इसके बाद में दूसरा देखें, दूसरा क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, कब होता है? तो 1971 में जब होता है तो उस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखें यहाँ पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी यहाँ पर प्रधानमंत्री थी। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखें नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो यहाँ पर राष्ट्रपति जी थे। समझ में आई बात? अब तीसरी बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा की गई? तो याद रखें यहाँ पर आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में की गई। कब की गई? 1975 में की गई इसकी घोषणा। अब इन बातों को आपको समझना है। हमने कल आपके इसके आंतरिक अशांति के बारे में इसको बताया था, बहुत डिस्क्रिप्टिव आपको बताया था कि कैसे इसकी घोषणा की गई थी, कब नहीं की गई थी। इन बातों में आपको याद रखना है। ठीक, इंदिरा गांधी ने यहाँ अपने स्वार्थ की वजह से ही क्या किया होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया होता है। वास्तविकता में कंडीशन नहीं थी। और फिर हमने बताया था कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत इस शब्द को हटा दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह शब्द को यहाँ पर रखा गया कि सशस्त्र विद्रोह होगा तभी हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। अब आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं होगी। लेकिन आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर एक बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जी थी आपकी। कौन थी? इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थी। लेकिन आपके अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोगों ने कल अच्छे से चर्चा की थी कि फखरुद्दीन अली अहमद कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर राष्ट्रपति थे। अहमद यहाँ पर क्या थे? राष्ट्रपति थे। समझ गए बात को? तो फखरुद्दीन अली अहमद क्या होते हैं? यहाँ पर राष्ट्रपति जी होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था। अभी जो वीडियो का अभी हाल ही में सभी लोगों के आगरा सेंटर गए थे ना, तो उसी दौरान ये पेपर में पूछा गया था क्या कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? अब समझिए आप कितना डीप क्वेश्चन पूछता है। तो आपको इन सभी को याद रखना है कि राष्ट्रपति जी कौन थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे, या देखो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर है, क्या उसके मूड में चल रहा है, क्या दिमाग में नहीं चल रहा है, वो किस समय क्या बात को पूछ सकता है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको नोट करना है एक एक करके, और वैसे ही आगे की ओर चलते चलना है। ठीक है दोस्त, तो इतना नोट करें, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या होगा? राष्ट्रपति शासन, जो आपका प्रेसिडेंट रूल होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की दूसरी कंडीशन जो होती है प्रेसिडेंट रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए दोस्त, हम लोग बात करने वाले हैं किसके? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति शासन क्या होता है उसके बारे में। अभी ये राष्ट्रीय आपातकाल था, ये आर्टिकल 352 था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले होंगे किसके बारे में? राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 355 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। जो प्रेसिडेंट रूल होता है इसी को कहते हैं। समझिए जरा, आप सबसे पहले याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन लगता कहाँ है। तो याद रखें, राष्ट्रपति शासन आपके राज्य में लगता है। कहाँ पर? राज्य में लगेगा। और जो राज्य में लगेगा तो याद रखना संपूर्ण राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। कहाँ पर? पूरे राज्य में, संपूर्ण राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। अब राष्ट्रपति शासन लगता किस कंडीशन में, कौन कौन सी कंडीशन होती है उनके बारे में आपको पढ़नी है। तो याद रखें, राष्ट्रपति शासन लगने की दो कंडीशनें होती हैं। कितनी कंडीशन होती है? दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है उनके बारे में देखें। पहली कंडीशन ये होती है कि जब राज्य का
संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, विफल हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था क्या होती है, कानून व्यवस्था क्षीण हो जाती है, कानून व्यवस्था क्या है, सुचारू रूप से नहीं चल रही होती है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि सुचारू रूप से नहीं चल रही होती है, तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है कि जब केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को राज्य लागू नहीं करता है, या राज्य सरकार लागू नहीं करती है, तो इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति अपनी स्वाविवेक पे इसकी घोषणा कर सकता है, या अपनी इच्छा के अनुसार राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है? ऐसा कतई नहीं है दोस्त, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से तो कर ही नहीं सकता। लेकिन इन दोनों कंडीशनों की कौन देखेगा कि ये दोनों कंडीशन है, इसकी प्रमाण कौन करेगा कि ये दोनों कंडीशन उपस्थित हैं, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? याद रखें, इन दोनों कंडीशन की स्थिति देखता है राज्यपाल। कौन देखता है? राज्यपाल देखता है इन दोनों कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन उपस्थित होती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब ये दोनों कंडीशन राज्यपाल देखता है तो राज्यपाल पहुंचता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। मतलब राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट लेकर के जाता है, केंद्र सरकार को सौंपता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इस बात को देखता है और राष्ट्रपति क्या करता है? इसकी घोषणा कर देता है। किसकी? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देता है अगर ये दोनों कंडीशनें उपस्थित होती हैं। जब राष्ट्रपति घोषणा करता है राष्ट्रीय आपातकाल की, तो याद रखें ये राष्ट्रपति शासन की, तो 2 माह के लिए क्या होता है? 2 माह के लिए ये घोषणा जारी होती है। कह सकते हैं कि 60 दिन के लिए ये जो घोषणा होती है वो जारी होती है। समझ में आई बात? देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि देखिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार अपने मनमाने से लगा सकती है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो अपने मनमाने तरीके से राष्ट्रपति शासन को लगा सकती है। कहने का मतलब है कि मोदी जी अगर चाहें तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों? कैसे लग जाएगा? देखिए, क्योंकि किसी भी राज्य में अधिकांशतः भाजपा के ही सभी के सभी क्या हैं? राज्यपाल हैं। क्योंकि राज्यपाल किसका बनता है? जिसकी केंद्र में सरकार होती है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है भाग? तो लोकसभा के और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वही भाग लेते हैं, और जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो अधिकांशतः अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें कि भाजपा की 16 से 17 राज्यों में सरकार है और उनके सभी जगह है, तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति भी किसका बैठा है? बीजेपी का राष्ट्रपति बैठा है। और राज्यपाल भी हमारे राज्य में अगर हम देखें, आनंदीबेन पटेल हैं, किसकी हैं? बीजेपी की है। राष्ट्रपति भी किसका है? उन्हीं का, बीजेपी का है। तो ये किसी भी राज्य में देखो दो ही व्यक्ति तो होते हैं जो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो ये आसानी से राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब इंदिरा गांधी आती हैं 1977 में, तो वो भी लगभग में 8 राज्यों में बीजेपी की जहां सरकार होती है वो क्या करती है? राष्ट्रपति शासन लगा देती है। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लगने के उपरांत होता क्या है? क्या कंडीशन बनती है? जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ये मान लिया जाता है कि लगभग में उसकी जो कार्यपालिका होती है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या होती है? कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है, या उस राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया जा सकता है, या नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन वहां का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी शक्तियां शून्य हो जाती हैं। कब? जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। जब मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं तो सारा का सारा देखभाल उस राज्य का जो करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करने लगता है। जब राज्यपाल उस देखभाल करने लगता है उस राज्य का, तो कहने का मतलब है केंद्र के अंतर्गत वो पूरा का पूरा शासन आ जाता है उस राज्य का। इसलिए ऐसा हम कह सकते हैं कि मोदी जी इसका मिसयूज कर सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, क्योंकि इनका ही राज्यपाल बैठा है, इनका ही राष्ट्रपति बैठा है, और इस तरीके से राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। देखिए, तो इसके बारे में हम लोग बात इतनी ही करते हैं
कि इन दोनों कंडीशन पे राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर सकता है, और कितने दिन के लिए करेगा, 60 दिनों के लिए करेगा, मतलब 2 माह के लिए ये घोषणा करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। देखिए, जब ये 2 माह के लिए घोषणा करता है राष्ट्रपति, तो अब क्या होता है कि अगर 2 महीने में कंडीशन सही नहीं होती है, क्या होती है, जब राष्ट्रपति ने घोषणा की इसकी, तो घोषणा कितने समय तक रही, 60 दिन तक रही। अब ये 60 दिन में क्या होता है, ये अधिकार दिए जाते हैं किसको, संसद को। अब ये अधिकार किसको दे दिए, संसद को। संसद से ये कहा गया, भैया देखो अब तुम्हें क्या करना है। संसद से ये कहा गया कि भैया अगर इन्होंने राष्ट्रपति शासन अगर सही कंडीशन में लगाया है, मतलब ये दोनों कंडीशनें जो बताई वो हैं, अगर ये सही कंडीशन में लगाया गया राष्ट्रपति इस राज्य में, तो आपको क्या करना है, साधारण बहुमत से आपको इस घोषणा को पारित कर देना है। मतलब क्या करेगी संसद, साधारण बहुमत से क्या करेगी, पारित कर देगी। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 1/2 सदस्यों से क्या करेगी संसद, इसे पारित कर देगी। जब इसे संसद पारित कर देगी साधारण बहुमत से, तो क्या होगा, ये अब जैसे ही पारित करेगी तो ये 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है। दोस्त समझ में आई बात। अब कितने दिन के लिए लग गया, 6 महीने के लिए। तब पहले कितनी, 2 माह के लिए ही घोषणा हुई थी, प्रारंभिक अवस्था में 2 माह के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन जब संसद ने इसे पारित कर दिया तब ये क्या हुई, 6 माह तक इसे बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात। जब 6 माह तक बढ़ गया, अगर 6 महीने में कंडीशन सही नहीं हुई तो फिर 6 माह तक क्या किया जा सकता है, इसके कार्यकाल को, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर से पुनः क्या करना पड़ेगा कि संसद को साधारण बहुमत से इसे पारित करनी पड़ेगी, फिर से इस प्रस्ताव को, तभी ये 6 महीने फिर आगे बढ़ेगा। जब ये 6 महीने आगे बढ़ जाएगा तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि 1 वर्ष तक ही राष्ट्रपति शासन को आगे लगाया जा सकता है। बस याद रखें, राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। लेकिन क्या 1 वर्ष में भी कंडीशन अगर सही नहीं हुई राज्य की, तो क्या आगे भी बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर 2 कंडीशन उपस्थित हैं तभी बढ़ेगा 1 वर्ष से आगे, अगर नहीं है तो फिर यथा कंडीशन में आ जाएगा। कहने का मतलब कि चुनाव करा दिया जाएगा, या फिर जो भाग की गई थी तो चुनाव करा दिया जाएगा और वहां पर बैठा दिया जाएगा व्यक्ति को। देखिए, 2 कंडीशन क्या बनती हैं जब 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल राष्ट्रपति के शासन को बढ़ाया जा सकता है। क्या, पहला कंडीशन ये बनती कि यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल यदि लगा है, राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपातकाल यदि देश में लगा है, तो राष्ट्रपति शासन को आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष से अधिक। या दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि निर्वाचन आयोग जो हो, निर्वाचन आयोग इस बात की पुष्टि कर दे, कि राज्य में चुनाव कराना असंभव है। ठीक, इन 2 बातों को आपको याद रखना है। मतलब चुनाव कराना असंभव है, इस बात को आपको याद रखना है। ये दोनों कंडीशन अगर उपस्थित होती हैं तो इसके कार्यकाल को, राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाया जा सकता है। समझिए, जब 1 वर्ष तक हो गया और ये कंडीशन दोनों उपस्थित हो जाती हैं, निर्वाचन आयोग बोल देता है कि नहीं भैया हम चुनाव नहीं करा पाएंगे, तो क्या होगा, कहने का मतलब है कि इसके कार्यकाल को फिर 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जाएगा और 6 महीने के लिए आगे राष्ट्रपति शासन बढ़ाएगा, लेकिन संसद को फिर साधारण बहुमत से आगे पारित करना पड़ेगा। जब ये 6 महीने लग जाएगा तो फिर आप 6 महीने के लिए अगर कंडीशन सही नहीं होती है तो 6 माह फिर से आप इसके कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं आगे। समझ में बात। जब ये 6 माह आगे बढ़ जाता है तो आप फिर 6 महीने अगर कंडीशन सही नहीं होती है तो पुनः लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप अधिकतम जो राष्ट्रपति शासन है वो 3 वर्ष तक ही लगा सकते हैं। इसके बाद अगर कंडीशन सही नहीं हुई तो ऐसा हो तो सकता है ना कि राष्ट्रपति शासन मतलब 3 वर्ष के बाद भी लगाना पड़े, तो क्योंकि लगा भी था, पंजाब में 5 वर्ष के लिए लगाया गया था। आप समझिए दोस्त, अगर 3 वर्ष में भी कंडीशन सही नहीं होती है तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको क्या करना होगा कि संविधान जो होगा, आपको संविधान में
आपको संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और फिर आप इसके कार्यकाल को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने पंजाब में देखा था कि 5 वर्ष के लिए लगाया गया था और वहाँ पर 46वां संविधान संशोधन मतलब 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में किया गया था, जो कि आगे की ओर उसके कार्यकाल को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा गया था। ठीक, तो इन बातों को हम लोग आगे की ओर और प्रोसीड करेंगे। पहले आप लोगों को इतना नोट करना है, ठीक, नोट करिए, फिर हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं इसको। चलिए दोस्त, कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। देखिए दोस्त, अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये राष्ट्रपति शासन लग गया, मान के चलिए दोनों कंडीशन। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हम लोग बात करते हैं कि प्रभाव क्या पड़ेगा जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तब की बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन हम ये कह सकते हैं कि दोस्त, राष्ट्रपति शासन लग सकता है, मतलब लग जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री जो होता है, कौन होता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या होती हैं? मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं। क्या होती हैं? शून्य हो जाती हैं। ठीक, याद रखें, शून्य हो जाती हैं। लेकिन कहने का मतलब वहां की कार्यपालिका को उस राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। ठीक, बर्खास्त कर दिया जाता है, या कह सकते हैं कि उस राज्य की जो क्या होगी, विधानसभा होगी, विधानसभा को भंग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। भंग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ठीक, दोनों कंडीशन है कि विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। आप समझिए, जब किसी भी राज्य में इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है तो मुख्यमंत्री शून्य हो गया, तो अब भैया राज्य को तो कोई ना कोई चलाएगा ना। तो कहने का मतलब है कौन चलाता है? राष्ट्रपति चलाता है। लेकिन याद रखें, राष्ट्रपति का नाम होता है कि राष्ट्रपति चला रहा है, लेकिन वास्तविकता में राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि होता है जिसका नाम होता है राज्यपाल। ये राज्यपाल जो होता है उस राज्य के सारे कामकाज राज्यपाल करने लगता है। ठीक, क्योंकि मुख्यमंत्री हो जाता है शून्य, कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति के नाम के आधार पर राज्यपाल ही उस राज्य का कार्यभार देखने लगता है। ठीक, समझ में आई बात? अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछता उसके बारे में समझिए। आपसे ये क्वेश्चन कहता भैया देखो, राष्ट्रपति शासन तो 3 वर्ष तक लग गया, 5 वर्ष तक, ऐसे भी तो कंडीशन बन सकती है। लेकिन हमारे राज्य में प्रत्येक वर्ष बजट पास करना पड़ता है, बजट पेश करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि राज्य को भी कुछ आर्थिक स्थितियों की ज़रूरत होती है, मतलब इन आर्थिक स्थितियों की ज़रूरत होती है, तभी तो राज्य आगे बढ़ पाएगा। और अगर बजट पेश नहीं किया गया, सरकार है ही नहीं आपकी राज्य में, तो फिर क्या होगा? कहने का मतलब इस कंडीशन पे अगर हम देखते चलें, आगे की ओर बढ़ते चलते, तो एक कंडीशन हमें देखने को ये मिलती कि यार यही हो सकता था क्या, कि उस राज्य की कंडीशन खराब हो जाती। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये दोस्त कि हमने ये देखा कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां का बजट जो है वो कौन पेश करता है? तो याद रखें, बजट को संसद पेश करती है। कौन पेश करती है? संसद पेश करती है। ये आपका जूनियर असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस राज्य का बजट कौन पेश करेगा? तो याद रखें, कौन पेश करता है? संसद पेश करती है। ये आपको 100% याद रखनी है बातें। ठीक, तो अब हम लोग आगे की और बात करेंगे कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्या राष्ट्रपति शासन की? बिल्कुल, इसके बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ते हैं हम लोग। क्या? राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा के बारे में देखिए जरा। मतलब हमने ये बताया था कि राष्ट्रपति शासन जो घोषणा करेगा, इस घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। क्या है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ने सही तरीके से किया है, मान के चलिए देखो केंद्र में भी सरकार है उन्हीं की,
राज्यपाल उन्हीं का है, राष्ट्रपति भी उन्हीं का है। तो ये सारे लोग मिल भगत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। कहने का मतलब है केंद्र सरकार की जिससे लड़ाई चल रही होगी उसमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री होगा उसकी शक्तियाँ शून्य हो जाएंगी और फिर खुद कार्यकाल करने लगेंगे, है कि नहीं। ऐसे मोरारजी देसाई ने भी किया था, जब आए थे तो उन्होंने लगभग में 8 से 10 राज्यों में जो कांग्रेस की सरकार थी उनमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया था, है ना। लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी लगा दिया था 6-7 राज्यों में, बीजेपी की जो सरकार थी, जनता पार्टी की जहां सरकार थी उन राज्यों में भी लगा दिया था राष्ट्रपति शासन। तो इस प्रकार से देखते हुए ये बहुत गलत यूज़ किया गया था। लेकिन ये कहा गया भैया देखिए कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब अगर केंद्र ने राज्य ने दोनों ने मिली भगत करके लगा दिया तो उस राज्य का मुख्यमंत्री कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय में वो इस राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा करवा सकता है कि आप ये देखिए राष्ट्रपति शासन इन्होंने अपने मनमर्जी से लगाया है कि नहीं। अगर मनमर्जी से लगाया होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसका डिसीजन देगा कि नहीं, इसे यहाँ से राष्ट्रपति शासन हटाइए। वैसे अभी आपने क्या देखा था कि प्रेजेंट टाइम में ये देखा था कि जो राजस्थान सरकार थी अशोक गहलोत, वहाँ पर बीजेपी ने ज़बरदस्ती करके क्या राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था। तो अशोक गहलोत के पास यही एक चारा बचा था कि क्या करते, वो पहुँचे कहाँ पे, तुरंत पहुँचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इसमें डिसीजन दिया कि नहीं भाई ये जो है गलत है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, इसका कोई उचित कारण नहीं है, इसको हटाया जाए तुरंत से। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन को तुरंत से हटाया गया, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है भाई साहब। तो क्यों कैसे कैसे क्यों क्यों इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब देखिए जो हमारी इंदिरा गांधी जी होती हैं, उन्होंने 38वां संविधान संशोधन 1975 में कर डाला और कहा कि जो भी राष्ट्रपति घोषणा करेगा इस घोषणा की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या कहा इन्होंने कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, ये बात कह दी थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वहाँ पर मिसयूज़ किया था इसका, है ना। इसलिए इन्होंने राष्ट्रपति जी से घोषणा जबरदस्ती करवा देती हैं तो कोई राज्य का राज्यपाल वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच ही नहीं पाता है। इन कंडीशनों को देखना था। लेकिन अब हम लोग बात देखते हैं कि जैसे ही मोरारजी देसाई सरकार बनती है वो 44वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करती है 1978 में और कहती है कि जो न्यायिक समीक्षा है इसको बहाल किया जाता है। इन्होंने क्या किया कि इसकी जो न्यायिक समीक्षा थी इस न्यायिक समीक्षा को क्या कर दिया, इस न्यायिक समीक्षा को क्या किया, बहाल कर दिया। मतलब ये कहा कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इन्होंने फिर पुनः क्या होता है आगे बढ़ा दिया होता है। तो चलिए दोस्त, हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं और हम लोगों का टाइम भी हो गया क्लास का। तो हम लोग अगले टर्न पे पढ़ेंगे कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब तक लगा रहा, कब तक नहीं लगा रहा, इन बातों में। और जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी है बाकी उसको भी हम कल के टर्न में आपको करवा देंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इन बातों को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द बदन सिंह यादव सर, ठीक।